आता है आपके 96 से लेकर 99A, ये आती है आपकी मूल डिग्रियों की अपीलें, और ये आप पढ़ेंगे 41 के साथ में, ठीक है। फिर आपकी अपीलीय डिग्रियों की अपीलें 100 से लेकर 103, ये हम पढ़ लेंगे 42 के साथ में, ठीक है। और फिर तीसरी होती है आदेशों की अपीलें 104 से लेकर 106 तक, ये पढ़ लेंगे 43। ये आपका सीक्वेंस अपीलों की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर एक आता है आपका निर्धन व्यक्ति। अब उसके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो नहीं था, आपने सेक्शन ऑर्डर 33 पढ़ा था। निर्धन व्यक्तियों के बाद किस तरह से लाएंगे, उनकी भी अपीलें होती है, तो वो हम अलग देख लेंगे। वो है ऑर्डर 44, समझ में आ गया। और ऑर्डर 45 किससे रिलेटेड है, बताओ कोई। उच्चतम न्यायालय में अपील। उच्चतम न्यायालय, क्या वो किसी सेक्शन के साथ है? नहीं, नहीं है। 109 से लेकर 112 क्या है? 112 तक है क्या? बिल्कुल, ये चीजें याद रखा करो आप थोड़ी सी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के उसमें देखो, ठीक है, ये आप चले गए यहाँ पर सीधा। अभी देखो सीक्वेंस में चल रहा है, तो यहाँ पर 107 और 108 को हम किसी के साथ नहीं पढ़ रहे, पर 109 से लेकर 112 को हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, 45 के पास में। फिर 113 और फिर 114, ये किसके साथ पढ़ रहे हैं, 46, 47, दो ऑर्डर आ गए। एक ऑर्डर के लिए हम कोई क्या है वो नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद में 48 एक रह जाएगा, फिर 49, ऐसे छोटे छोटे रहकर आगे कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो कौन सा समझ में आएगा आपको किसके साथ क्या पढ़ना है। तो सेक्शन को साथ साथ में ऑर्डर्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हम सेक्शन पहले पढ़ेंगे फिर ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया, ये है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पूरा वर्गीकरण कैसा था। पूरी एक क्लास लेता है, कल हमने नहीं खाया, ये छोटा सा रह गया था, पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मिटा दूं मैं। बहुत ज्यादा हंसी हो रही है। तो अगर आपको ये वाली चीजें याद रह गई ना, तो मैं सही कह रहा हूं, आपका 50% सीपीसी कंप्लीट हो गया। पर अगर आपने याद किया, याद नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 1 पर। सब निकाल लीजिए, अपना सीपीसी निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे थ्रू पढ़ेंगे अब। ठीक है, सारे सबके पास नोट्स भी है, ठीक है, पर बेरेक्स पे हम थोड़ा सा कमांड रखेंगे इस बार। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीपीसी आया कैसे। तो इसका थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी जो मेजर लॉ है उनका आपको इतिहास पता होना चाहिए कि भाई वो कब से इमर्ज हुए, कब से नहीं आए, ठीक है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। 1859 से पहले सबसे पहले संहिता आई थी आपकी 1859। उससे पहले अपनी कस्टम जो भी होती थी या जो भी शासक होता था, ठीक है, उस आधार पे क्या है वो जजमेंट देते थे सिविल के मामलों में, उस आधार पे जजमेंट दिए जाते थे। पर 1859, ठीक है, उसके बाद में इस संहिता को क्या किया गया, कंसोलिडेट, एक शब्द आता है कंसोलिडेट, संहिताबद्ध किया गया था, समेकन किया, मतलब जितनी भी बिखरी हुई विधियां थी सिविल से संबंधित उनको एक साथ लाके क्या किया गया, एक संहिता बनाया, ठीक है। कोड क्या होता है, कोड बहुत सारे जो लॉज होते हैं जो बिखरे होते हैं उनको सबको एक साथ मिला के, इसलिए कहते हैं ना संहिता, संहिता मतलब बांधना, एक उसमें संहिताबद्ध करना, ठीक है। तो जितने भी लॉज थे इससे पहले 1959 से पहले तो बिखरा हुआ था, पर उसके बाद में क्या है, सभी को क्या किया गया, संहिताबद्ध किया गया था, ठीक है। आइए उसके बाद में क्या हुआ, इसका एक्ट नंबर भी याद रहे तो ठीक है। उसके बाद में अमेंडमेंट देखो, अभी एक साथ बनाया है, भारत
भारतीय वो अंग्रेजों ने, तो हो सकता है कोई ना कोई कमी रही है, तो लगातार उसमें अमेंडमेंट होते गए। 1877 में भी अमेंडमेंट हुआ है, फिर उसके बाद में 1882, और आप अच्छी तरह जानते हैं 82 का तो टीपी एक्ट भी है, ठीक है, वहां पर भी अमेंडमेंट हुआ था इसका, ठीक है। और फिर फाइनली उन्होंने क्या है 1908 में जो आज आपके पास में सीपीसी है वो इमर्ज हो गई। जी समझ में आ गया? वास्तविकता में सीपीसी आपके पास कैसे आई? ये 3 अमेंडमेंट होने के बाद में क्या है सीपीसी आई, ठीक है। यहाँ पर आपकी सीपीसी आ चुकी है। अब सीपीसी कब वो आई थी? देखो यहीं पे लिखा हुआ है सीपीसी, ये इसको सहमति मिली थी। कब सहमति मिली थी? ये भी डेट 12 मार्च को 1908 को इसको सहमति मिली थी, और लागू 1 साल बाद हुआ 1 जनवरी 1909 को ये क्या है लागू हो गया। डायरेक्ट में डेट मेंशन है, ठीक है। 1 जनवरी नहीं होगी तो आप इसमें देखिए लिख लीजिए जनवरी के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा। दूसरे पॉइंट में रखा है सेक्शन नंबर 1 के अंदर, आपका नेट अटक रहा है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे ये बन गया, उसके बाद में कंटिन्यू अंग्रेज रहे तो कंटिन्यू बनता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, पर जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर सीपीसी बनानी थी, ठीक है। तो एक समिति की गठन किया गया था, उसे कहते हैं ज्वाइंट कमीशन। क्या कहते हैं? ज्वाइंट कमिटी कह दो उसे, प्रवर समिति, ठीक है। उस समिति ने फिर अमेंडमेंट किए, और जो अमेंडमेंट किए 1949, 1951, 1952, 1953, 1956, ठीक है। लगातार क्या है 1976 यहाँ पर लगातार क्या उन्होंने अमेंडमेंट की। 21 मार्च है, ठीक है। लगातार उन्होंने अमेंडमेंट किए, और फिर उसके बाद में क्या है उनको लगा जो ये अमेंडमेंट केवल एक पर्पस के लिए हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक केस लिखा दूंगा कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू कर रहे थे वो, अंग्रेजों ने लागू नहीं किया था नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, पर हमने धीरे धीरे क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू किया। मतलब लोगों को सुलभ मिलना चाहिए, आसानी से क्या है सूट फाइल करने का और उन सब का क्या वो मिलना चाहिए, समय का भी कमी की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में 1999 और 2002 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए थे, ये 46, ये आपका 22, ये नंबर भी याद रखा करो, एक्ट नंबर, ठीक है। 1976 एक्ट नंबर 104 कौन सा है? कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सीपीसी अमेंडमेंट आया था, ये सब कौन से हैं? अमेंडमेंट एक्ट। देखिए एक एक्ट अलग है, इसमें चेंज नहीं किया है, आज भी आपकी तारीख में, आज भी आपके पास 1905 है, पर जो भी कुछ संशोधन लाना होता है वो कौन सा होता है? अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे कौन से एक्ट हैं? ये सारे संशोधन अधिनियम, ये समझ में आ गया? सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम ये है सारे। तो एक्ट का नाम चेंज नहीं होता संशोधन अधिनियम से, केवल उनमें क्या थोड़ा बहुत संशोधन करा है। परंतु भारतीय सरकार ने अब क्या किया, पूरा एक्ट ही चेंज कर दिया। देखिए आईपीसी कब का था? 1860 का, अब नाम क्या हो गया? बीएनएस 2024, नाम ही चेंज हो गया। 23 है शायद, 3 है लागू 24 में, ठीक है। नाम ही चेंज हो गया, उन्होंने एक्ट को ही बदल दिया, अमेंडमेंट नहीं किया उन्होंने। अमेंडमेंट अलग होता है, अमेंडमेंट में मतलब उसमें कुछ चीज जोड़ना घटाना, पर उसने पूरा चेंज ही कर दिया उसको, तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। जी समझ में आ गया? आइए, तो ये लगातार उसने क्या है अमेंडमेंट किया, और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2014 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर सेक्शन 6 जो अधिकारिता थी, अधिकारिता मतलब जो आर्थिक अधिकारिता थी, पिक्यूनरी जुडिक्शनल थी, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक समझ में आ गया? किसी के पास पुराना एक्ट होगा तो वहां पर 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के मामले, ठीक है, 25,000 रुपए तक के मामले कौन सुनता था? आपके जूनियर सिविल जज। फिर 25 से लेकर 50,000 तक के मामले कौन सा सुना? सीनियर सिविल जज। और 50,000 से अधिक तक, इंफिनिटी तक के मामले कौन सुनता था? डीजे। तो पहले 2014 से पहले ये था,
कि आपका मामला कितने तक का है, 25,000 तक का, तो जूनियर सिविल जज सुनेगा। ये क्षेत्राधिकार बता दिया था आर्थिक के रूप में कि भैया उसी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। अगर गलत न्यायालय में चले गए तो मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 तक का इसमें जाएगा, 25 से 50 में सीनियर सिविल जज में जाएगा और 50,000 से अधिक का क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अब इसको धारणा को बदल दी गई है, अब वो क्या है, 2 लाख तक के मामले, कितने, 2 लाख तक के मामले इसको जाएंगे, 2 से 5 लाख तक के मामले इसको जाएंगे और 5 लाख से अधिक के मामले किसको जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि अब पैसे की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। जी समझ में आ गया। तो अब क्षेत्राधिकार 2 लाख तक का मामला इसको दे दिया है। और आइए, जूनियर सिविल जज नाम नहीं बोला जाता है। आजकल कई बच्चे क्या है, जब प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पर जब वाद पत्र बनाते हैं तो यहाँ पर जूनियर सिविल जज करते हैं, कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ शब्द लिख देते हैं। कनिष्ठ शब्द कहीं नहीं है आज की तारीख में, सिविल न्यायाधीश बोल दीजिए सीधा, ठीक है, पर सिविल न्यायाधीश सीनियर है। तो ये कनिष्ठ वनिष्ठ कुछ नहीं है, ये आप हटा दिया है। अभी आपकी वैकेंसी निकलती है तो सिविल न्यायाधीश की निकलती है, किसकी निकलती है, सिविल न्यायाधीश। कोई कनिष्ठ वनिष्ठ शब्द नहीं जोड़ना है, जूनियर खंड सिविल वो सब नहीं जोड़ना है, जूनियर डिवीजन सिविल डिवीजन शब्द नहीं जोड़ना है, आपको सिविल जज बोलना है सीधा। तो 2 लाख तक के मामले कौन सुनेगा, सिविल जज, ठीक है। और 2 लाख से अधिक का वरिष्ठ सिविल जज। चीज आ गया आपको, कनिष्ठ खंड, वरिष्ठ खंड, खंड खंड नहीं जोड़ना है, ठीक समझ में आ गया, डिवीजन डिवीजन नहीं जोड़ना है, ये है। और 2 लाख से अधिक के मामले कौन सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज। तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जा सकता है क्या आदमी, बताइए बताइए, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जा सकता है क्या, बिल्कुल, यदि उसका 5 लाख से अधिक का मामला, जाओ ना, कौन मना कर रहा है। डायरेक्ट किधर बात शूट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आगे बात समझे। तो ये आर्थिक आधार पे जा रहा है आदमी, जितना पैसे की वैल्यू है वो उस कोर्ट में जाएगा। तो आपने सेक्शन 9 पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद में सेक्शन आपको 15 से 25 तक के स्थान के बारे में, ये क्षेत्राधिकार के बारे में, आर्थिक क्षेत्राधिकार की वैल्यू इतनी है तो यहां पर आएंगे, ठीक है। कोई डाउट है, एडीजे, देखो डीजे एडीजे एक ही होता है, डीजे और एडीजे एक ही होता है, बस अपने कार्य को वितरण को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वर्डन होता है, वो अपने वितरण कार्य को क्या है किसी और में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एडीजे बना देते हैं। जैसे क्लास होती है, क्लास में सारे स्टूडेंट एक होते हैं, उनमें से एक को मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे जो एडीजे उनमें से किसी एक को क्या बना देंगे, डीजे बना देंगे। पर दोनों की पावर सेम रहती है, दोनों की पोस्ट सेम रहती है, बस नाम में थोड़ा सा अंतर है, बस उसको मॉनिटर बना दिया। नहीं तो क्लास में सभी एक जैसे ही है, सभी समान है, तो उनकी शक्तियां बराबर होती है, जितनी वो दे सकता है जितनी ये दे सकता है, बस रैंक का फर्क है, इसको ये बना दिया है। ऐसे ही एसीजेएम बोलते हैं, वो जेएम फर्स्ट के बराबर ही है, वो सॉरी सीजीएम के बराबर है, ठीक है, वो हम क्या क्रिमिनल में देखते हैं। तो नाम भी अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पर सेशन जज बोलना है आपको या सिविल जज बोलना है, सॉरी सेशन जज है, सिविल जज बोलना है। और क्रिमिनल में क्या बोलेंगे, मजिस्ट्रेट, इनका ध्यान रखना आप। और जो जज होता है, आप जब जज बनोगे तो सिविल का मैटर सुनोगे तो सिविल जज, और क्रिमिनल का मैटर सुनोगे तो क्या कहलाओगे, मजिस्ट्रेट कहलाओगे। जी समझ में आ गया। व्यक्ति एक ही होता है, पोस्ट में बैठने वाला एक ही व्यक्ति होता है, पर जैसा मैटर आता है उसको संबोधित ही उसी हिसाब से किया जाता है। सिविल वाला अगर व्यक्ति मजिस्ट्रेट बोलेगा तो नाराज हो सकता है, यार तुम्हें इतनी छोटी बेसिक प्रैक्टिस नहीं पता, नहीं समझे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। तो 2006 में 16-14 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, ये समझ में आ गया आपके। और ये 2019 99 और 2000 का संबंधित एक केस आया था कि इसकी क्या है, इसके बारे के अंदर विधि मान्यता के बारे में क्या है केस किया गया था, सलीम बार एसोसिएशन वाला, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है, वैलिड मान लिया कि ये अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, एक केस लिख लीजिए, पहले तो एक केस लिख लीजिए इससे संबंधित। एक दो केस लिख लीजिए, मैंने क्या कॉपी में लिख रखा था केस।
हुआ है आपकी, किसी में निकाल नहीं हुआ, जब लिखा हुआ है बिल्कुल, फिर तो सही है। ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ लिखिए, सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु। सलेम नहीं है सर, ये सलेम होगा, ये सलेम कोई जगह नहीं, सलेम जगह तमिलनाडु। अब एक सेक्शन है पूरा रेलवे का सलेम। अच्छा हाँ, इसलिए तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कई बार, क्या लिखने विखने में, तो सेलम लिख लीजिए या सलेम लिख लीजिए, कुछ समझ जाएंगे। तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये कब से प्रभावी हुआ? 1 जुलाई 2002 से। लिख लीजिए, डेट भी लिख दीजिए, 1 जुलाई 2002 से ये लागू हुआ। ठीक है, तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया है। आइए अब देखो, अब बेरेक पे आइए। तो आपने देख लिया 1908 अधिनियम है, संख्या 5 है और 21 मार्च को इसको सहमति मिली है। अब जो ये सबसे ब्लैक में लिखा हुआ है, इसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रीएम्बल कहते हैं। इसे संक्षिप्त, एक होता है संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल। तो ये लॉन्ग टाइटल है। किसी भी एक्ट का जो उद्देश्य होता है, जो ये ऊपर ब्लैक लिखा होता है, इसे लॉन्ग टाइटल कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बता रखा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइटल क्या है? सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, इसको लॉन्ग टाइटल ऑफ सीपीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये अधिनियम क्यों बनाया अंग्रेजों ने? इसलिए बनाया कि जो भी सिविल न्यायालय से संबंधित विधियां हैं, उनको एक साथ जोड़ने के लिए अधिनियम बनाया, कि ज्यादा भटकना ना पड़े बच्चों को, यानी लोगों को, उनको एक ही अधिनियम में क्या है, सारा काम हो जाए। ठीक है, इसीलिए अधिनियम बनाया, समेकन और संशोधित करने के लिए। बार में संशोधित किए कि नहीं किए उन्होंने? ठीक है, समेकन मतलब इकट्ठा और संशोधित मतलब बार में परिवर्तन करना के लिए ये अधिनियम बनाया है सीपीसी। और किससे? सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से। किसकी? जो सिविल कोर्ट है उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई बात हो रही है, उसके बारे में बताया है। क्रिमिनल में यूज नहीं होगा। 3 तरह के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से न्यायालय होते हैं? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट। ये समझ में आ गया? तो ये रिवेन्यू कोर्ट के बारे में नहीं कह रहा है, ये किसके बारे में कह रहा है? सिविल न्यायालय के बारे में कह रहा है। ये समझ में आ गया आपको? आइए एक केस का नाम लिखिए। टॉप लाइन शूज लिमिटेड, टॉप लाइन शूज लिमिटेड वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक। सीपीसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन, सीपीसी बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट में एक केस और लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट में एक केस और लिख लीजिए। गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉन स्टोन्ट। ऑब्जेक्ट पे एक केस लिखिए, गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉन टोन्स। स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, टोन्स लिख लीजिए आप तो। ठीक है, 1932 का केस है, 1932। उससे पहले वाला 2002 का केस था, 1932 का केस है ये। इसमें क्या बताया था? इस केस में उद्देश्य को लेकर बताया था कि ये जो सीपीसी है, वाद से लेकर, मैं जो आपको बता रहा हूं सुनो, वाद से लेकर और निष्पादन तक की कार्रवाइयों को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए अधिनियम बनाया गया। फ्रॉम टू सूट टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये अधिनियम क्यों बनाया गया है? कि वाद से लेकर निष्पादन तक की समस्त कार्रवाइयों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ये समझ लीजिए आप। ठीक,
to regulate or control from suit to execution of degree. ठीक है, और इसी में लिख लीजिए आगे, यह विशुद्ध रूप से एक प्रक्रियात्मक विधि है। क्वेश्चन आता है ना कौन सी विधि है, ये प्रक्रियात्मक, क्योंकि वाद से लेकर और पूरी कार्रवाई बता रहा है। ये विशुद्ध रूप से कौन सी विधि है, प्रक्रियात्मक विधि। इट इज एब्सोल्युटली अ प्रोसीजर लॉ। ठीक है, एंड तथा यह लंबित या भविष्य की सभी कार्रवाइयों पर लागू होता है। एंड इट्स enforced to all pending and future proceeding। भविष्यकालीन जो भी कार्रवाई होंगी उस पर लागू होगा। तो एक बात समझ में आ गई, ये भूतलक्षी लागू नहीं होता। ये समझ में आ गया, रेट्रोस्पेक्टिव और ये सब होता है ना, ये उस पर लागू नहीं होता है। तो ये जो भी आज की तारीख में केस हो गया उस पर सीपीसी लागू होगी, और जो भविष्य में होगा उस पर सीपीसी लागू, भूतकाल की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो एक केस लिख लीजिए, महादेव वर्सेस, लिखा हुआ है सबके में, महादेव वर्सेस रामलोचन। ठीक है, 1980 का। यह भूतलक्षी कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। मतलब आज की तारीख में ये एक्ट बना हुआ है, इससे पहले जैसे 1959 को पहली बार आया था, उससे पहले कोई कार्रवाई है तो उस पर लागू नहीं होगा। ये जिस दिन ये एक्ट आया उसी दिन के लिए क्या है, ये लागू होगा। ठीक है, एक केस और लिखा हुआ है आपके। अब थोड़ा केस के बारे में थोड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो टॉपिक से आधार पे आपको केस स्टडी आपको खुद देखनी है, मैं आपको थोड़ा मदद कर रहा हूं। इसलिए घनश्याम दास का केस भी लिखा हुआ है, सीपीसी प्रक्रियात्मक विधि है, ये लीडिंग केस है। ये समझ में आ गया आपको। तो हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया, तो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इतनी मोटी सीपीसी है, क्या ये संपूर्ण विधि है, एग्जॉस्टिव लॉ है क्या, ये पूर्ण विधि है क्या? तो देखिए लॉ ये कहता है कि कोई भी कोई पूर्ण नहीं होता है। जी समझ में आ गया। तो जितना इसमें दे रखा है विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर से उससे रिलेटेड तो ये पूर्ण है, परंतु जो स्थानीय विधि और लोकल विधि है जो अलग बात कहती है तो उन पर सीपीसी लागू नहीं होगी। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि लोकल लॉज और स्पेशल लॉ में अलग प्रोविजंस दे रखे हैं, तो सीपीसी वहां लागू नहीं होगी। इसीलिए पूर्ण विधि नहीं है सभी के लिए, सारी सिविल के लिए ये विधि नहीं है। जो लोकल लॉज और स्पेशल लॉ है उन पर सीपीसी लागू नहीं होगी, अर्थात ये पूर्ण विधि नहीं है। और विषय वस्तु से संबंधित ये पूर्ण विधि है, जो भी सब्जेक्ट मैटर यहाँ दे रखे ना उनसे रिलेटेड ये क्या है, पूरी विधि है। और कुछ कमी रह जाती है तो उसको एक सेक्शन है, कौन सा, 151, एक हथियार है। इसको कमी पूर्ति करने के लिए 151 इनहेरेंट पावर दे रखी है। ये समझ में आ गया। अंतर्वर्ती शक्ति दे रखी है, अंतर्निहित शक्ति। ठीक है, वहां पर अगर कोई नई कमी होती है उसको पूरा करने के लिए 151 में क्या कर जा सकते हैं, जैसे 482 सीआरपीसी में, पूरी सीआरपीसी में एफआईआर को क्वेश के बारे में नहीं कर रखा, पर 482 की आप एप्लीकेशन लगाएंगे और पेश करा देंगे। तो जहां पर कोई उपबंध नहीं होता है उसको क्या है फिर 151 सीपीसी और 482 सीआरपीसी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो 151 का उपबंध क्यों जोड़ा गया है, इसको पूर्ण करने के लिए। वैसे तो पूर्ण नहीं है, ये समझ में आ गया, पर पूर्ण करने के लिए कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है, 151। तो इसका भी एक केस है कि नहीं है, लिखा रखा है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल लिखा हुआ है। विषय वस्तु से संबंधित मामले में तो ये संपूर्ण है, परंतु फिर भी कोई कमी रह जाती है, वहां पर 151 की मदद लेके हम उसको पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, प्रोसीजर है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो आपके गुणात्मक से संबंधित भी चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया था, धारा और आदेश में अंतर कर लिया था। ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम सीधा चलते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 पे चलते हैं।
1 भी वैसे हमारा हो गया है वैसे, पर फिर भी आप देखते हैं। आइए सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम। देखो मैंने बता दिया, लॉन्ग टाइटल ऊपर वाला था, ये शॉर्ट टाइटल है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। इस अधिनियम का नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। इसका विस्तार, अब देखो ये कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके साथ रीड विद सेक्शन 5 भी करना है। कौन सा करना है? नहीं, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 करना है इसके साथ में, कि कहाँ लागू होगा और कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो देखिए, संपूर्ण भारत पे लागू होगा, सीपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होगा। पर इस बार देखो एपीओ के एग्जाम में भी आया था, सीआरपीसी कहाँ लागू नहीं होता, तो वो भी यही होता है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। और एपीओ के अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संपूर्ण भारत पे लागू होगा, परंतु नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर ये लागू नहीं होगा। और समझ में आ गया आपके? और अब निकालिए, और कहाँ लागू नहीं होगा? सेक्शन नंबर 4 निकालिए, सेक्शन नंबर 4 कहाँ लागू नहीं होगा? ये जो सेविंग होती है, सेविंग को मतलब इसको बचाए रखा है, मतलब इस अधिनियम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेविंग का हर बार हर एक्ट में क्या आती है? सेविंग्स आती है। तो इस सीपीसी का कहां पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कहां लागू नहीं होगी? इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता के किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि विशेष या स्थानीय विधि को, अंडरलाइन कर लीजिए, ये कहां पर लागू नहीं होता। एक आप तो अपने हिसाब से नोट डाउन करना, ये लैंग्वेज आप याद करने की कोशिश नहीं करना। नागालैंड राज्य और जनजाति राज्यों पर लागू नहीं होता, और विशेष और स्थानीय विधियों पर लागू नहीं होता। ये 4 पॉइंट आ गए आपके। और जो अब प्रवर्त है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को, यानी अगर कोई अधिनियम में कोई विशेष अधिकारिता दे रखी है, तीसरा पॉइंट ये बना लो इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है, अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को, या चौथा पॉइंट बनाइए, विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप से परिसीमित करता है, अन्यथा प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब विशेष अधिकारिता और शक्ति अगर किसी अन्य अधिनियम में दी गई है तो उस पर भी ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा। 3 चीजें हो गई इसके अंदर अंडरलाइन, स्थानीय विधि, विशेष विधि, और अगर अन्य विधि में कोई, तो बस इन पॉइंट से ही खेलना है आपको। और अन्य विधि में कोई अगर कोई अधिकारिता और शक्ति दे रखी है तो सीपीसी पर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो हमारा 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया और 4 कंप्लीट हो गया। आइए सेक्शन नंबर 2 पर आइए। डेफिनेशन क्लोज बहुत बार पूछा गया है, तो सेक्शन 1 में कोई कमी नहीं। सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कहां पर लागू होता है? संपूर्ण भारत पे लागू होता है। कहां लागू नहीं होता? 4 पॉइंट लिख लीजिए, नागालैंड राज्य और जनजाति राज्य क्षेत्र, ठीक है। तीसरा स्थानीय विधि, चौथा आपके विशेष विधि, और 5वां आपका हो गया अगर कोई अन्य विधि में अधिकारिता और शक्ति दे रखी है तो उस पर सीपीसी का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आइए सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 की वही याद करने वाली बात है कि यहाँ पर आपको सारी डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है। कम से कम नहीं तो टाइटल हेडिंग तो सबकी याद रखना है। तो कितनी है टोटल इसके अंदर? 1 कितनी है? 20 है। अब 20 के टाइटल हेडिंग तो याद रखना है, पर कुछ ऐसी डेफिनेशन है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे संहिता, ठीक है। उसके बाद में है डिक्री, उसके बाद में है डिक्री होल्डर,
उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट के बाद में है फॉरेन कोर्ट, फिर इसके बाद में है फॉरेन जजमेंट, फिर उसके बाद में है गवर्नमेंट सर्वेंट, ओ सॉरी 2 और छूट गए, 7A और 7B, ये है आपके हाई कोर्ट एंड इंडिया, यही है। 8 क्या है आपका, जज, 9 है आपका जजमेंट, 10 में क्या है आपके जजमेंट डेटर, 11 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 12 में है मींस प्रॉफिट, 13 में है मूवेबल प्रॉपर्टी, 14 में है आपके, 14 में क्या है ऑर्डर, 15 में क्या है आपके प्लीडर, 16 में है आपके प्रिस्क्राइब, 17 में है आपके पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिसर, ऑफिसर, 18 में निगमंश, ठीक है, 19 में विहित, क्या है 19 में, अच्छा 18 में नहीं है वही तो, हाँ रूल्स, इसमें है निगमंश है, और 19 में है आपके सिग्नेचर, हस्ताक्षर क्या है, उधर भी सर लीडर है गवर्नमेंट, अच्छा ये गवर्नमेंट लीडर है, सर्वेंट गलत कर दिया मैंने, गवर्नमेंट ये आपको याद होनी चाहिए। और देखो सबसे बड़ी खासियत है, मैं तो ऐसे याद करता हूं, है कि नहीं, लाइन से लिखा है, बीच का अगर कोई छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर लाइन से याद रखोगे तो एक दो बीच में याद आ जाने वाले हैं, क्योंकि इतना शानदार तरीके से उन्होंने ये बता रखा है कि किसको पहले लेना है, किसको, कंफ्यूज ही नहीं होगा आदमी, ठीक है। जैसे फॉरेन कोर्ट, सी पहले आता है, फॉरेन तक तो सेम है, सी पहले आएगा कि जे पहले आएगा, तो सी पहले आएगा तो कोर्ट की पहले आएगी। यहाँ पर डिग्री, डिग्री के बाद में होल्डर लिख दिया तो पहले ऑब्वियसली डिग्री आएगी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आइए, तो इनको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप बेसिक रूप से देख लेंगे, डिग्री, डिग्री होल्डर, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट लीडर, ठीक है, जज, जजमेंट, जजमेंट डेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये तो बहुत ज्यादा है, और मींस प्रॉफिट, बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जो कमांड करनी है वो 3 चीजों पे करनी है आपको, डिग्री, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मींस प्रॉफिट। बाकी तो टाइटल है, डिस्ट्रिक्ट क्या समझना है इतना, बस टाइटल सेक्शन याद करके आगे बढ़ जाओ, नहीं ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर था लेना जो इम्पोर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, डिग्री में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, किसको डीम डिग्री माना गया है, किसको डीम डिग्री नहीं माना गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, या मींस प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं हम, आइए डिग्री पे चल दिए। क्या है डिग्री, देखो पहले तो बेरेक्स से देख लेते हैं। डिग्री से ऐसा न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जहां की उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, और या तो यह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। तो पहला तो यहाँ तक कंप्लीट होता है कि डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या होती है, कितने प्रकार की डिग्री होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, 2 प्रकार की डिग्री बता रहा है, ये प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, ठीक है। और किसको डीम डिग्री समझा जाएगा, ठीक है, तो वाद पत्र का नामंजूर करना,
और धारा 144 के अंदर प्रश्न का अवधारण आता है, मतलब डीम डिक्री के अंदर ये दोनों चीजें भी आती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या शामिल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ये शामिल नहीं है कि जिसकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है, और दूसरा है ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। अब आपने डायरेक्ट देख लिया, ठीक है, कभी होगा सर नहीं आया समझ में, सीपीसी का पेपर दिया हमने, नहीं हुआ ना पेपर हम सीपीसी का इस साल है, वेरी गुड। अब देखते हैं इसको एलिमेंट्स के आधार पर, ठीक है, इसके क्या आवश्यक तत्व बनते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर डिग्री क्या होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, समझाने को तो मैं समझा दूंगा, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस आधार पर जाएगा, आपके मेरे आधार पर नहीं जाएगा, ठीक है। आइए, आपने सूट फाइल किया, आपका जजमेंट आ गया, जजमेंट से काम नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट को नहीं बताया, यहाँ पर किसको बताया, डिक्री को बताया। तो जजमेंट के बाद में आप सभी को आ रही है, यहाँ कनेक्टेड हो, क्योंकि देखो आप क्या है, मैं आपके साथ में इतना बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, आपको कई लोग भी जैसे सुरभि है और अंकिता है, इनकी तो मेरे को फिर भी दिखाई दे, बाकी का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बिल्कुल कनेक्ट रहना, ठीक है। जजमेंट के बाद में काम नहीं चलेगा, क्या लेनी पड़ेगी कोर्ट से, डिग्री लेनी पड़ेगी, ये समझ में आ गया। और ये कब, देखिए आइए सेक्शन नंबर देख के आइए, सेक्शन 33 देख के आइए। जजमेंट के बाद में डिग्री जारी करे, सुनवाई के पश्चात निर्णय के बाद, देखो पढ़ो एक बार क्या दे रखा है, सुनवाई के पश्चात निर्णय के अनुसार में डिग्री देगा, मतलब निर्णय के बाद भी नहीं डिग्री देगा। अब वो डिग्री कब देगा, आइए ऑर्डर 20 निकालिए, कितने दिन के भीतर दी जाएगी, कौन बताएगा मुझे, पुराने बच्चे, 15 दिन के भीतर। 15 दिन सर, वेरी गुड। क्या ऑर्डर 20 रूल बताओ, रूल पे कमाल होनी चाहिए पुराने स्टूडेंट्स का, जब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। अफसाना और अंकित ध्यान दो, कौन सा या तो 6 या 6A है, देख के आओ। 12 नहीं है मैडम, 12 में तो क्या है, वो है कब्जे के मामले के बारे में, वो प्रारंभिक डिग्री की बात कर रहा है। पूरा क्वेश्चन करेंगे, आप डिग्री भी हो जाए तो कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन 6 ऑर्डर रूल 6 या 6A में देख के आओ, वेरी गुड। लाइन अंडरलाइन करो वहां पर, कितने दिन के अंदर जजमेंट के कितने दिन, वेरी गुड, इसको याद रखो, ये पॉइंट याद रखिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊं ठीक है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो कहाँ डिग्री के बारे में कौन कौन सी बातें दे रखी है, क्या समझौता डिग्री होती है, हाँ समझौता डिग्री भी होती है। अपील के बारे में बात नहीं करें अब हम, समझौता डिग्री भी पारित होती है, दो पक्षकार अगर समझौता कर लेते हैं तो विशेष मामलों के तहत समझौता कर देंगे हम, तो उसकी भी क्या है, डिग्री बनाएंगे, जजमेंट के बाद में डिग्री बने। अब वो अपील होती नहीं है, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक समझ में आ गया। अभी हम जजमेंट के बाद में क्या जारी की जाती है, ऑथेंटिकनेस बनाने के लिए डिग्री जारी की जाती है। तो अब हम देखो, अब आपको बेसिक चीज समझ में आ गई कि जजमेंट के बाद भी क्या होता है, डिग्री बनाई जाती है। अब देखो हम एक एक लाइन पे चलते हैं, किसके द्वारा बनाई जाती है, न्यायालय के द्वारा। तो ये न्यायालय का क्या होता है, एक निर्णय होता है, क्या उसे कहते हैं, एडजुडिकेशन, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन। ये क्या है, कोर्ट का एक एडजुडिकेशन, ठीक है, जजमेंट के बाद, ठीक है। तो न्यायालय का क्या है, न्याय निर्णय, ठीक है। न्यायालय का एक ऐसा निर्णय है जिसके अंदर, ठीक है, क्या है, एक अभिव्यक्ति है, कौन सी, प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, मतलब उसमें स्पष्ट रूप से बता रखा है। अंकित, चंदन जी, हिमांशु जी, डिग्री का अगर कोई सा भी, अगर आपके पास में डिग्री अगर किसी में दी गई है, ठीक है, जजमेंट के बाद में डिग्री दी गई है, डिग्री में क्या होता है, एक फॉर्मेट बना होता है डिग्री का, ठीक है। तो अगर आपके पास हो तो एक बार भेज देना, क्योंकि मेरी बात यही फाइल के साथ, ठीक है। तो ये प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, प्रारूपिक में एक एक शब्द को समझाऊंगा, ये सारे शब्द है, न्याय निर्णय एडजुडिकेशन किसे कहते हैं और प्रारूपिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। तो ये न्यायालय का क्या है, एक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब बताना, ये समझ में आ गया, क्या बताता है वो, क्या बताता है वो,
कि किसी वाद में, अब देखो कितनी बड़ी बात आ रही है, डिग्री किसमें जारी की जाती है? डिग्री किसे जारी की जाती है? सूट पे। ये समझ में आ गया? पर हम सर्कमस्टांसेस देख सकते हैं, आवेदन पर भी डिग्री जारी की जा सकती है, वो बात अलग है। यहाँ वाद केवल शब्द लिखा है, पर हम डिफरेंट जगह देखेंगे। जैसे निर्धन व्यक्ति का क्या होता है? प्रार्थना पत्र होता है, और प्रार्थना पत्र मंजूर होने के बाद में वो आवेदन बन जाता है, वो सॉरी वाद बन जाता है। पर शुरुआत में उसने क्या दिया था? एप्लीकेशन। निर्धन व्यक्ति था, इंडिसेंट पर्सन था, उसके पास पैसे नहीं है न्याय शुल्क देने के लिए, तो वो कोर्ट में क्या देता है? आवेदन देता है। और आवेदन अगर मंजूर हो गया कि सर मेरे पैसे नहीं है, वो आवेदन मंजूर होने के बाद में किसमें बन जाएगा? वाद। तो उस वाद पे फिर डिग्री जारी किया। ये समझ में आ गया? माध्यस्थम के लिए आवेदन किया जाता है, और माध्यस्थम ने जो निर्णय दे दिया वो भी क्या डिग्री? आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है, तो ये किस पे डिग्री किस पे जाएगी? 99% की बात कर रहे हैं हम, किस पे दी जाती है? आगे बात समझ में कि न्यायालय कोई अगर ऐसा निर्णय करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, तो वो किस पे करेगा? इंसूट पर। ठीक है? और उसमें क्या करता है इंसूट पे? सभी या किसी विवादग्रस्त, जो भी इशू आए ना आपके विवादग्रस्त विषयों पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री किस पे आती है? जो आप इश्यूज लेके गए, सूट में जो इशू लेके आए, कुछ या सभी इश्यूज पे या कुछ इश्यूज पे। आपने तो इश्यूज बहुत सारे बना दिए, जरूर नहीं सब पे दे, कुछ पे दे सकता है या सभी पे दे सकता है। आपने 10 इशू बनाए, उसकी मर्जी 5 पे दे, उसकी मर्जी 10 पे दे, ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक समझ में आ गया? तो सभी या किसी विवादग्रस्त विषय पर, ठीक है, क्या करता है वो? पक्षकारों के अधिकार, अब यहाँ पे अधिकारी तो है, वाद लेके क्या था, जो भी है या जिसके विरुद्ध भी आए, पक्षकारों के अधिकारों को, ठीक है, क्या करता है? अंतिम रूप से विनिश्चय करता है। ठीक है? अंतिम रूप से क्या करता है? ये पक्षकारों, निश्चायक रूप से, सॉरी, अंतिम रूप से, ये क्या है? निश्चायक रूप से शब्द है निश्चायक रूप से अवधारण करता है। अवधारण मतलब डिटरमाइन करता है अंतिम रूप से। इसके बाद में कोई सूट नहीं लाया जाएगा, इसके बारे में कोई बाद में क्या, कोई बात नहीं की जाएगी। फाइनल कह दिया मैंने। ये समझ में आ गया? अब आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अब देखो एक एक सेंटेंस को देखते हैं। न्याय निर्णय क्या होता है? मैंने आपके नोट्स में भी बहुत अच्छा लिख रखा है। न्याय निर्णय मतलब क्या होता है? न्यायालय ने पूरे मामले को सुना हो, अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया हो, पक्षकारों को सुना हो, और मेरिट के आधार पर, मेरिट क्या होती है? दोनों पक्षकारों को गुणागुण, मेरिट, तुम क्या कहते हो, दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद में जो निर्णय देते हैं उसे न्याय निर्णय कहते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? ये न्याय निर्णय होता है। एडजुडिकेशन क्या होता है? जब आज जज ने अपना माइंड लगाया हो, पक्षकारों को सुना हो, और मेरिट के आधार पर, मनमर्जी से नहीं, मेरिट के आधार पर जजमेंट किया। चीज समझ में आ गया? मतलब हर एक व्यक्ति को सुना है और सुनने के बाद में उसे डिसीजन दिया है, तो उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं। पर विनिश्चय किसे कहते हैं? विनिश्चय वहां बिना सुने ऑर्डर्स जो जारी किए जाते हैं ना, विनिश्चय, वो ऑर्डर्स होते हैं, वो बिना सुने भी दे सकता है। ये ठीक है? मुझे लग रहा है ना? ओके, ये समझ में आ गया? तो वहां पर उसे डिग्री नहीं कहेंगे। जो बिना सुने दिए गए वो डिग्री नहीं बनती है, पर जहां सब कुछ सुना है उसके बाद ही डिग्री बनेगी। आगे बस हो। तो न्याय निर्णय क्या होता है? न्याय निर्णय होता है जहां पर सभी को सुना गया है। और दूसरा शब्द आता है इसी का अल्टरनेट, विनिश्चय। न्यायालय विनिश्चय करेगा। अब आप अपने हिसाब से क्या है लैंग्वेज लिख देते हैं। न्यायालय डिग्री में विनिश्चय नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिग्री में तो केवल अपने पक्ष में अपने हिसाब से निर्णय दे देता हूँ कि मुझे जो लग रहा है मैं दे दिया। यानी बिना सुने भी अगर जजमेंट दे देता है, कई बार ऐसा होता है बिना सुने जजमेंट दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? विनिश्चय, न्यायालय का विनिश्चय। और सुन के दिया है तो उसे क्या कहेंगे? न्यायालय। हरी बात में तो शब्दों का कितना बड़ा फर्क है। लगते नॉर्मली ऐसा लगता है न्यायालय का विनिश्चय डिग्री होता है, पर नहीं।
ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं विनिश्चय को? डिटरमाइन डिसीजन। न्यायालय का डिसीजन नहीं बोल रहे हैं हम आपको, एडजुडिकेशन। ठीक है, अंतर देखो दोनों में क्या है। डिसीजन अपने हिसाब से दे सकता है पर एडजुडिकेशन अपने हिसाब से नहीं दे सकता। वहां पर पक्षकारों को वही मैंने बताया, नेचुरल जस्टिस, सबको सुनना पड़ेगा। और सुनने के बाद में जॉली एलएलबी का डायलॉग है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जैसे जैसे एविडेंस आएंगे उस हिसाब से निर्णय दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, एक न्याय निर्णय है। और क्या इसमें होती है? प्रारूपिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कि इसको अनुतोष देना है या नहीं देना है, रिलीफ प्रदान करनी है नहीं करनी है। चीज समझ में आ गया? तो रिलीफ के बारे में बताता है, एक्सपीरियंस करता है वहां पर किसको रिलीफ दी जाती है या रिलीफ नहीं दी जाती, बताएगा बकायदा। चीज समझ में आ गया? और किसमें? इन सूट और विवादग्रस्त विषय तो आप जानते ही हैं, जो भी इश्यूज बनेंगे पक्षकार के अधिकारों का निश्चायक रूप में, अंतिम रूप में निर्णय करेगा। उसके बाद में दोबारा कोर्ट में। चीज समझ में आ गया? ये कहना चाहता है, जवाब दे दे, यानी पूर्ण रूप से कुछ भी चीज छोड़ेगा नहीं, पूर्ण रूप से क्या मामले को सुन लेगा। जो भी आप इश्यूज बना के लेके आए, जो भी चीज आए, उनको सबको निश्चायक रूप से, निश्चायक मतलब इंग्लिश में करेगा कंक्लूसिव, कंक्लूसिव। वो कुछ चीज वापस बीच में नहीं छोड़ता। आप मैटर लेके गए, 10 चीजें लेके गए, तो 10 के बारे में सुनेगा वो। चीज समझ में आ गया? मैंने कहा था ना, आप 10 इश्यूज बना के ले गए, तो वो हो सकता है 5 में ग्रांट दे दे और 5 में मना कर दे। ऐसा नहीं 5 को सुनेगा, 5 को बाद में देख लेगा, नहीं नहीं नहीं, पूरे को मामले को सुनेगा। और जब पूरे मामले को सुनकर अंतिम रूप से क्या मामलों का अवधारण कर देता है, उसको क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। मतलब अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, फाइनल जजमेंट हो चुका है इसके मामले में। अपील होगी, फिर उसके बाद में क्या होगी? अपील है। दोबारा पक्षकार, विरचना में भी यही है और पूर्व न्याय निर्णय में भी है। अगर एक बार डिक्री जारी कर दी है तो दोबारा पक्षकार उस मामले में नहीं जा सकता, क्योंकि न्यायालय में अंतिम रूप से, निश्चय रूप से पक्षकारों के अधिकार बता दिए। वो नहीं जा सकते, उनके आगे आने वाली पीढ़ी नहीं जा सकती। नहीं तो क्या होगा, एक पीढ़ी गई, उसके 10-15 साल बाद दूसरी पीढ़ी चली गई, 50 साल बाद दूसरी पीढ़ी चलेगी, नहीं जाएगी। एक बार डिसीजन दे दिया, वो आगे कंटिन्यू बना रहेगा लंबे समय तक। तो यही कह रहा है, जो अधिकार है उनका निश्चय रूप से, अंतिम रूप से अवधारण कर देता है, डिटरमाइन कर देता है। अब उसके बाद में कोई भी आदमी आगे केस नहीं करेगा, ना वो करेगा चित्ते जी, ना उसके 5 पीढ़ी बाद कोई और दूसरा करेगा। ये कह देता है डिग्री के अंदर। आगे बात समझ में? फाइनल तरीके से बता दिया है। आगे बात समझ में? तो न्यायालय में अगर कोई डिग्री जारी करता है, ठीक है, तो डिग्री इससे कहते हैं। सर डिग्री की अपील होती है, बात की होगी अगर अपील करेंगे। नहीं, अपील तो निर्णय की भी हो सकती है ना। निर्णय करने के बाद में आप अपील पे चले गए, ठीक है, फिर उसको होल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है, उसको होल्ड आउट कर देते हैं, क्योंकि 15 दिन का समय इसलिए दे रखा है। ठीक है, होल्ड आउट कर देते हैं। और अगर उसने डिग्री बना भी दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में अगर अपील में खारिज हो गई है, अब अपील में डिग्री रद्द हो गई है, तो उसको क्रॉस कर देते हैं, उस अपील के निर्णय को मान लेते हैं। ये समझ आ गया? डिग्री तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। और डिग्री क्यों बनाते हैं? क्योंकि डिग्री के आधार पे ही क्या है, एग्जीक्यूशन होता है, डिग्री का निष्पादन होता है। निर्णय का निष्पादन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हो रही है। तो आदमी को क्या कराना पड़ता है? डिग्री बनवानी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? अगर उसने अपील कर दी तो कोई बात नहीं, डिग्री को होल्ड आउट कर देंगे। अगर बन भी गई है तो अपील न्यायालय ने अगर कोई गलत फैसला दे दिया है, उल्टा फैसला दे दिया है, तो पलट देंगे, डिग्री को पलट देंगे, क्या टेंशन है, वो अपीलेट कोर्ट डिग्री बना देंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट जिसने जजमेंट दिया है, ये समझ में आ गया, वो उसकी बाद में क्या बन सकती है? डिग्री बन सकती है। आगे बात समझ में आपके? जैसे इनका डाउट क्लियर, ए बी कोर्ट में जाता है, एक्स कोर्ट में जाता है, उसने क्या है, ए के पक्ष में निर्णय दे दिया, ठीक है, तो ए व्यक्ति क्या कराएगा? डिग्री बनवाएगा। और बी व्यक्ति फिर क्या करेगा? उसकी अपील करेगा हाई कोर्ट के अंदर, मान के चलिए, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसकी निर्णय को रद्द कर दिया और इसके पक्ष में निर्णय दे दिया। अब ये डिग्री बनवा देगा, क्या प्रॉब्लम है? और इस पूरी डिग्री को, पुरानी वाली डिग्री को रद्द कर देगा वो निर्णय।
नहीं, निर्णय के विरुद्ध भी हो, दोनों। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आप 30 दिन के अंदर बनवा लो, डिग्री के विरुद्ध भी जा सकते हैं, अपीलें, मूल डिग्रियों की अपीलें लिखा है 41 में, निर्णय के विरुद्ध भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे। आप तो दूसरे दिन ही चल जाओ, जिस दिन जजमेंट आया दूसरे दिन चल जाओ, 15 दिन बाद बनती है ना डिग्री, तो निर्णय की कॉपी लगानी होती है आपको। और अगर डिग्री बन गई है, हाँ ये बात क्वेश्चन अच्छा है, अगर डिग्री बन गई है तो निर्णय की कॉपी नहीं लगाओगे आप किसकी कॉपी लगाओगे? आगे बात समझ में ये है कहना चाहते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया, यहाँ पर न्यायालय एक ऐसा जजमेंट देता है और उसमें क्या है, एक्सप्रेस करता है कि कितना रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सभी पक्षकारों के जो भी उसके अंदर अवधारण है अधिकारों के बारे में, उनका सबका डिटरमाइन कर देता है वो, ठीक है। उनके सबके जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी बातें होती है उसमें वो क्या है बता देता है उनको, उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये समझ में आ गया, ये होता है। अब यहाँ पर सर जजमेंट, अब जजमेंट की अलग डेफिनेशन है, देखो जजमेंट पे आओ, जजमेंट पे आओ, क्या अंतर है इसमें, देखो जजमेंट पे आओ, 210 का 9, निर्णय से न्यायाधीश या डिग्री या आदेश के आधारों का कथन है। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट्स होते हैं, जजमेंट जो होता है, देखो अभी आपने जजमेंट देखा होगा, तो जजमेंट में क्या होता है, ठीक है, तो देखो जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट कहां पे रखा है, ऑर्डर 20 निकाल के आओ, बेरेट, ये खेल ही बेरेट का है, आपको तुरंत ही वहीं जाना है, ऑर्डर 20 रूल 4 होगा शायद, देख के आओ, ऑर्डर 20 रूल 4, वहां पर जजमेंट किन आधारों का, कौन से आधारों का स्टेट वो कथन होता है उसके अंदर। तो जजमेंट में क्या होता है देखिए, और ये आपको जजमेंट राइटिंग आती है, ठीक नहीं आती, तो सबसे पहले जो मामला था उसके बारे में क्या है, कॉन्शियसली क्या है, स्टेटमेंट्स होते हैं, नहीं दोनों पक्षकारों किस लिए कोर्ट में आए, आपने अगर कोई जजमेंट देखा है तो दोनों पक्षकार की, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का, ये तो संक्षिप्त कथन होगा उनका, जो भी वाद किया या लिखित कथन हुआ उनका संक्षिप्त कथन होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, अवधार्य प्रश्न, इसको क्या कहते हैं, अवधार्य प्रश्न, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना, ये 4 पॉइंट पे मिलो, हाँ, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब वही इश्यूज वाली बात थी ना, इशू बनाए तो उन पे डिटरमाइन करता है वो, ठीक है, उनको आधार बनाता है, मतलब उनको डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से ये मामले जो लेके आए, ए और बी लेके आए, इनमें कौन कौन से मामले बनते हैं, उनको डिटरमाइन करता है, पहचानता है, और उनका क्या करता है, तीसरे वाले पे पढ़ो, डिसीजन, उन पे जो डिटरमाइन किए गए उनका क्या करता है, विनिश्चय करता है, प्रश्नों का विनिश्चय, इसे प्रश्नों का क्या है, जो प्रश्न किए थे ना, इनका क्या करता है, डिसीजन देता है, और चौथे पॉइंट में क्या कहता है, इनका आधार भी लिखता है, ये जो विनिश्चय डिसीजन दिया है इसका क्या होगा, आधार, मतलब ग्राउंड बताएगा कि मैंने ऐसे क्यों दिया डिसीजन। आगे बात, एक जजमेंट में ये सारी चीजें होती है, एक तो आपने जो भी कंसियस स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉइंट टू बी डिटरमाइंड होते हैं, और उनके जो भी क्वेश्चन डिटरमाइन किए उनको क्या है, उनका डिसीजन देता है, और डिसीजन क्यों दिया, कैसे दिया, किन आधारों पे दिया, ये जजमेंट के प्रारूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बार बार में क्या पढ़ रहे हैं, विनिश्चय विनिश्चय विनिश्चय, डिसीजन डिसीजन, पर डिग्री के अंदर डिसीजन नहीं होता, उसको कॉन्क्लूसिव बना लेता है, उसको न्याय निर्णय हो जाता है, फिर वो सारी बात समझ में, डिसीजन तक पलटा जा सकता है, पर डिग्री एक बार देगी तो उसे पलटा नहीं जाएगा, ये समझ में आ गया आपको, ये तो थोड़ा सा बेसिक अंतर है, ज्यादा नहीं है, ये जजमेंट से ही बाद में क्या है, एक और फॉर्मेट बनता है, ये तो बन गया डिसीजन, जजमेंट आप बनेंगे, आप जज बनेंगे तो ये तो दे देंगे, उसके बाद में ये बनती है डिग्री, तो यहाँ पर केवल डिसीजन है, उस डिसीजन को और ऑथेंटिक बनाने के लिए डिग्री जारी की जाती है, और जिसमें आपके सारे अधिकार सब लिखे होते हैं एक्सप्रेसली, क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कचरा हो सकता है, यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफाई बता रखा है अलग अलग तरीके से कि ये अधिकारों का हमने बताया, ये रिलीफ दे रहे हैं ये, और यहाँ तो एक लाइन में कुछ भी हो सकता है, आप जजमेंट लिखेंगे, कौन सी लाइन ऊपर लिखेंगे नीचे लिखोगे, हमारा आदमी अपने हिसाब से लिखता है, पर डिग्री का एक परफॉर्मा होता है, तरीका होता है,
वहां पे पूरी तरह से अच्छी तरह से बताया गया होता है कि कौन से अधिकारों को दिया गया है, कौन से रिलीफ दी गई है, कौन से अधिकारों की बात की गई है। चीज समझ में आ गया आपको? तो ये होता है। तो निर्णय अलग होता है और डिग्री अलग। ये समझ में आ गया? निर्णय से फिर बाद में अच्छी तरह निकल के आती है, उसे क्या कहते हैं? डिग्री। और एक बार डिग्री बन गई और अपील नहीं की तो ये हमेशा ही बनी रहेगी, निश्चय रूप से अवधारण करती रहेगी उन पक्षकारों का। चीज समझ में आ गया? आइए अब किसको डीम डिग्री माना है? अब डीम डिग्री से मतलब ये है कि न्यायालय भी अपनी तरफ से उसे डिग्री मान लेता है। न्यायालय इसे विधि द्वारा डिग्री मान लिया गया है। ठीक है, अब आइए कौन कौन से डीम डिग्री कहते हैं? वाद पत्र को नामंजूर करना, पहला ऑप्शन क्या है? वाद पत्र। जब आपने वाद पत्र दिया था ऑर्डर 7 रूल 11 में, पुराने बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, तो वहां पर वाद को नामंजूर कर दिया। किन आधारों पर? कि उचित क्षेत्राधिकार में नहीं है, न्यायालय शुल्क नहीं जमा किया है। एक बार देख के आओ ऑर्डर 7 रूल 11, उसमें आधार दे रखे हैं कि वाद पत्र को किस तरह से नामंजूर कर देते हैं। आपने सूट फाइल किया और सूट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किन आधारों पर? ये यहाँ पर 6 या 7 आधार दे रखे हैं। इन आधारों पर क्या है कि आपने उचित क्षेत्राधिकार में नहीं किया, आपको समय दिया, आपने उन समय पे भी उसे पेश नहीं किया, तो न्यायालय को लग जाता है ये परेशान करने के लिए वाद किया है। ये समझ में आ रही है? तो वहां पर आपकी बात को क्या कर देगा? अरे भाई कोटा में करना चाहिए था, आपने जयपुर में कर दिया, और जयपुर वाले कोर्ट ने बोल दिया कि आप उसे क्या करिए, कोटा में कर दीजिए, और आप कर नहीं रहे, तो वहां पर नामंजूरी करेगा, क्या करेंगे? या आपने जो शुल्क, देखो सिविल का मामला है, पैसा लगेगा, तो जो शुल्क होता है, कोर्ट फीस होती है, वो जमा नहीं कराई है आपने, तो नामंजूरी करेगा। आपका फ्री में थोड़ी सुनने को बैठे भाई, क्रिमिनल होता तो एक बार फ्री में सुनते थे, पीपी भी फ्री का ही था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। या टाइम बार्ड हो गया, सबसे बड़ी बात, आपको उतने समय में आना चाहिए था, दे रखा है टाइम बार्ड, लिमिटेशन एक्ट है, 1 साल, 3 साल, 12 साल, और उसके बाद आ रहे हो, न्यायालय आपकी क्यों मदद करेगा? ये समझ में आ गया? तो वाद को नामंजूर करने पर भी, अगर नामंजूर किया है तो उसे भी एक तरह से क्या समझा जाता है? डिग्री समझा जाता है। ये समझ में आ गया? उसे क्या समझा जाता है? डिग्री समझा जाता है। पर उसकी एक कंडीशन है, क्या है? यहाँ पर नॉर्मल डिग्री में अगर एक बार जजमेंट आ गया, एक बार डिग्री आ गई है, तो उसके दोबारा आप क्या कुछ नहीं कर सकते। निश्चय रूप से एक बार हो गया, आपका फैसला आ गया, ठीक है, अवधारण हो गया, तो अब बाद में आदमी कुछ नहीं कर सकता। परंतु एक बार नामंजूर हो गया है, क्या हो गया है? नामंजूर हो गया है, तो आप क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर प्लीज उसे खारिज किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। ये समझ में आ गया? तो न्यायालय ने जो वाद को नामंजूर किया है, तो आप बोल देते हो कि सर मैं पैसा जमा कर रहा हूं, तो वाद उससे क्या ले लेगा। ये समझ में आ गया? तो अगर आपने पैसा नहीं किया है तो वो क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पैसा जमा करने की बात आई और आपने पैसा नहीं करा, तो नामंजूर करने के बाद में क्या बन जाएगी? वो एक डिसीजन बन जाएगा, डिग्री बन जाएगी। पर आपने पैसा दे दिया, आवेदन कर दिया, तो उसको क्या है? दोबारा ग्रहण किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है डिग्री के अंश तो होते हैं पर पूरी तरह से नहीं होते। समझो इस बात को, डिग्री एक बार आ गई तो आप दोबारा कोई रिलीफ नहीं पा सकते। समझ में आ गया? अगर डिग्री आ गई है और अपील का समय निकल गया है, या जो आपको रिलीफ मिलनी चाहिए थी वो समय निकल गया है, तो उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते आप, वही मान्य होगी। पर नामंजूर किया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन के आधार पर दोबारा सूट पे ला सकते हैं। तो ये आधी डिग्री होती है और आधी डिग्री नहीं होती, इसलिए कहते हैं डीम डिग्री। क्या कहते हैं? डीम डिग्री कहते हैं इसे। आधी, ठीक है, पूरी नहीं है। पूरी होती जैसे नामंजूर करते डिग्री बन जाती, परंतु हमने एक रिलीफ दी है कि आप आवेदन करके दोबारा क्या है? दोबारा सूट फाइल कर सकते हैं। कौन समझ में आ गया? ये है। और दूसरा क्या कहता है? वाद पत्र को नामंजूर किया जाना। दूसरा है धारा 144 के अंदर अगर हमने किसी प्रश्न का अवधारण किया है, 144 में किसी प्रश्न का अवधारण किया है, 144 क्या होता है? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? किसी को अगर कोई संपत्ति वापस लौटाते हैं,
देखा है ना आपको, रेस्टिट्यूट करते हैं, तो वहां पर अगर कोई अपहरण किया है तो वो भी क्या एक तरह से माना जाएगा, वो संपत्ति न्यायालय ने दे दी है तो वो उसी की रहेगी। अब जी समझ में आ गया। तो इन दोनों को क्या